बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी बात के एक नए एपिसोड के साथ आपका होस्ट मलिक ज़ीशान हाज़िर है। एज़ यूजुअल हमारे साथ एजुकेशनिस्ट असलाम सैयद साहब मौजूद हैं और सोशियोलॉजिस्ट जनाब तैयब जहांगीर साहब मौजूद हैं। आज नाज़रीन जो मौज़ू है आज का, कह लें हॉट इशू है। ग़ालिबन हम में से बहुत सारे लोग इस पे बात कर भी रहे होंगे। अखबारात की वसातत से मीडिया का दौर है, तो मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी ये खबरें चल रही होंगी। और जो लोग नहीं भी जानते, जो हमारे व्यूज़ नहीं भी जानते, उनको हम बताते चलें कि रशिया और यूक्रेन का आपस में काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था। रूस और यूक्रेन का तनाज़ा ये काफ़ी पुराना है, और रूस ने यूक्रेन पर ताज़ा तरीन जो कल हमला किया है, उस पर हमने ये सोचा कि बात की जाए। अब बात की जाए तो अगर हमले पे, उस तनाज़े पे बात करनी है, तो सबसे पहले देखना होगा कि वजह तनाज़ा क्या है। उसके लिए हमने आज इनवाइट किया है जनाब मुदस्सिर अहमद संधीला साहब को, माज़रत के साथ डॉक्टर मुदस्सिर अहमद संधीला साहब को, जो कि डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। और जो बैनुल अक़वामी सियासत की जो गहमा-गहमी है, उस पर ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं। उसके अलावा वो फ्रूट एक्सपोर्टर भी हैं, और मुल्की हालात और पाकिस्तान के दीगर मुल्कों से ताल्लुकात और दीगर मुल्कों के आपस में ताल्लुकात को भी वो बनज़र ग़ालिब देखते हैं। हमने उनको इनवाइट किया है कॉल पर, और कॉल पर वो हमें अपने जो तज्ज़िया है, उससे हमें बराबर फरमाएँगे। तो अब मैं दावत देता हूँ कि वो अपने कलाम का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा आप सबका कि आप बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी, और आप ये बात भी बहुत अच्छी है कि आपने बहुत ही एक हॉट टॉपिक को आप आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक पे आज पूरी दुनिया बहस करने को तैयार है। चलें जी, आते हैं हम पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट जो हम रशिया और यूक्रेन की वार जो है ये क्यों हो रही है, इसकी मेन इनिशियल जो वजह है वो क्या है। तो इस टाइम जो इनिशियल वजह जो उसकी थी, वो बेसिकली उसका जो उसका यूएसए का जो इशू है, यूक्रेन और यूएसए चाहता है कि आपस में कोऑर्डिनेट कर ले, और यूएसए अपने जो कैंप वो बेस है, कैंप बेस वो यूक्रेन में जाके बना ले, और यूक्रेन में जब बनाएगा तो डेफिनेटली वो रशिया पे अटैक करने उसके लिए आसान हो जाएगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो रशिया चाहता था कि ना बेसिकली कि वो उसकी कैंपिंग यहाँ पे ना करे, और वो उसके ऊपर अटैक कर दे, और वो रशिया उसको जाके कवर अप कर ले। अगर आप थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो रशिया और यूक्रेन बेसिकली पहले एक ही कंट्री था। अभी भी यूक्रेन के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो रशियन ही है, वो यूक्रेनी नहीं है, वो रशियन है। तो ये पहले इसका हिस्सा ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में ये एक अंदर की साजिशें चलती रही। कुछ इश्यूज थे, कोई लैंग्वेज के इश्यूज, कोई कम्युनिटी इश्यूज थे, कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थे कि उनकी हिस्ट्री उनका कोई चेंज है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया को आप देख रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा सेपरेट होना पड़ा। लेकिन फिर भी जो यूक्रेन है वो बेसिकली लैंड जो उसकी वो है, लैंड बहुत ज्यादा अच्छी है, जहाँ पे आपको अनाज मिलता है, जैसे वीट है, ग्रेन है, तो इसी तरह से बाकी भी मिनरल्स बहुत सारे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है जो एटॉमिक बम के लिए जो यूरेनियम यूज होता है वो भी उसके पास काफी मकदार में है। तो मेन जो इशू ये भी था कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ से ट्रेड भी कर रही थी, लेकिन रशिया चाहता था कि ये हिस्सा मेरे पास दोबारा वापस आ जाए, चाहे वो किसी और के साथ जाए या ना जाए, लेकिन वो उसको कैप्चर करना चाहता था पहले ही से ही। उसका मेन पॉइंट था, मेन थीम था, तो वो उसको कैप्चर करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जब वो यूक्रेन ने जब सोचा कि अब मैं अपना हाथ बढ़ा लेता हूँ यूएसए के साथ, तो मजबूत हो जाऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका जो साथ में जो नेबरहुड है, जो रशिया है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो उसके साथ बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट है अटैक करने में, क्योंकि बॉर्डर के साथ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, और ये बहुत सारा जो 2000 किलोमीटर आई थिंक सो, ये अपना बॉर्डर साथ अटैच इनका रशिया और यूक्रेन का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा माजरत के साथ। आपने कहा कि उसको अंदाजा नहीं, मेरे ख्याल में तो यूक्रेन को ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा, क्योंकि उसको पता है कि रूस ने पहले भी उसके ऊपर अटैक करके उसके कुछ एरियाज ले लिए थे। मुझे लगता है ये अमेरिका है जिसने उसको कहा कि जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम नेटो में आओ, और अब मेरे ख्याल में वो आ नहीं रहा, ऐसे ही कुछ नहीं। ये जो नेटो बेसिकली वही है ना, अभी बेस कैंप बनाएगा, बेस कैंप पे अगर वो आ जाएगा डेफिनेटली, तो फिर वो रशिया पे अटैक करेगा। रशिया और ये जो यूएसए है, ये तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से ही ये चल रहे हैं,
जो इनका जो पहले ये सोवियत यूनियन जो थी वो उसी टाइम की तो बात हो रही है ना। अगर हम बात करें रशिया की और यूक्रेन की, तो ये सोवियत यूनियन में इकट्ठे ही थे, ये बिल्कुल ये स्टेट जितनी भी थी ये एक सोवियत यूनियन थी, लेकिन यूएसए एक सेपरेट था। अगर नेटो की बात की जाए, नेटो के अलायंसेस जो है वो यूएसए के साथ तो है, अगर वो यूक्रेन अगर उसको अडॉप्ट कर लेता है तो उसके जो सिक्योरिटी इश्यूज है रशिया के वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट जो अप्रोच है वो ये चाहती है कि अपने बाउंड्रीज जो है वो हमें सिक्योर करनी चाहिए, ना कि हमें दूसरों को देखना चाहिए कि कोऑपरेट करने में चला जाना चाहिए। लेकिन जो लिबरलिस्ट है उनकी अप्रोच ये है कि आप कोऑपरेट करें, जिस तरह भी चाहे आप कोऑपरेट करें। दुनिया एक वेब है, यानी कि एक जाला है, जाले की तरह जैसे हर चीज एक दूसरे से अटैच होती है वैसे हम भी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। लेकिन जो रियलिस्ट अप्रोच है वो यही चाहती है कि आप आर्मी आपके पास है, आप स्ट्रॉन्ग है, आप अटैक करें, आप चीज छीन लें अगर वो आपको नहीं मिल रही। तो ये बेसिकली टू द पॉइंट एक बात ये होनी चाहिए कि एक तो रशिया को ये फायदा है कि यूक्रेन को कब्जा करके उस पर अपनी जमहूरियत या अपनी जो भी उसकी है डिक्टेटरशिप अगर चल रही है तो वो भी उसको ये फायदा है कि उसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होगा। पॉलिटिकल तो उसको फायदा ये है कि उसका लैंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और सेकेंडली और पाकिस्तान को जो बेनिफिट है वो भी रशिया से ही मिल रहा है। और क्योंकि रिसेंटली अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया है वो ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड जो है वो हमारे यूक्रेन से आ रही है। इवन दैट के लास्ट टाइम 39% जो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 39% उनकी हमारी जो थी वीट थी यानी गंदम थी वो हमें यूक्रेन से हमें मिली थी। सही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो फिर जो इमरान खान साहब ने किया है कि वो रूस में गए हैं इस क्रूशल टाइम में, अगर इनके अंदर सुलह हो जाती है दोनों ममालिक में, फिर यूक्रेन तो कहेगा अगर इतनी ज्यादा हम उनसे कर रहे हैं, हमारी तजारत चल रही है, तो ये तो बड़ा एक बोल्ड स्टेप नहीं हो गया हमारे पीएम की तरफ से? जी बोल्ड स्टेप तो हो जाएगा, लेकिन अब देखें ना, अब आज की जो आपने न्यूज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो टीवी पे आप देखें तो न्यूज चल भी रही होती है कि रशिया ने बहुत सारा हिस्सा यूक्रेन का अपने कब्जे में ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तो फिर ये जो यूक्रेन जो है अब जो रशिया का हिस्सा बन जाएगा। अब यूक्रेन जैसी बेसिकली एक रहेगा वैसे जैसे आप ब्रिटिश में देख रहे हैं कि एक स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड बेसिकली एक यूरोप की स्टेट थी लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर में है। तो ये भी वैसे ही होगा, यूक्रेन होगी और लेकिन अंडर में होगी रशिया के। रूल्स जो भी होंगे, रेगुलेशंस होंगी वो रशिया के चलेंगे और सारी जो कोऑपरेशन जो भी होगी वो किसी भी कंट्री के साथ करेगी वो रशिया को भी बेनिफिट होगा और जो बाकी जो इसके साथ मिलेंगे वो उनको भी बेनिफिट होगा। लेकिन जो इधर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जाइंट है वो है चाइना। लेकिन चाइना और रशिया के साथ इनके ताल्लुक जो है उतने कोऑपरेटिव नहीं है। इवन दैट कि उन्होंने कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी अपने साथ नहीं की, उनके अलायंसेस नहीं है आपस में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि इमरान खान ने ये टूर किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि काफी कोई मेरे ख्याल से 18-20 साल बाद एक टूर हुआ है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बात काटो, सॉरी माजरत। अच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो यूक्रेन की पॉपुलेशन है, जो अवाम है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में? मतलब मैंने एक वीडियो देख रहा था कि एक उनका जो अपोजिशन थी वो मेरे ख्याल रशिया की तरफ है, या मतलब रशियंस को वो पसंद करते हैं, किस हद तक करते हैं, ये मतलब थोड़ा जानना चाह रहा था। जी, मैंने आपको इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट की मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के अंदर मोस्टली जो है जो पॉपुलेशन है वो रशियंस की है। बिल्कुल वहाँ पे लैंग्वेज भी जो उनकी रशियन चलती है, लेकिन कुछ है जैसे मिनोरिटी में आप देखा जाए तो यूक्रेनियन है। और ये जो सेपरेट सोवियत यूनियन से जब ये सेपरेट हुए, ये स्टेट सेपरेट हुई, तो उस टाइम भी ये अमेरिका का ही हाथ था, अमेरिका ने ही, क्योंकि वो सुपर वर्ल्ड पावर अपने आप को शो कर चुकी थी और इसलिए वो चाह रही थी कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद वो जाना चाह रही थी कि अब हम हैं और हम ही रहेंगे। तो अब आप हर बंदा ना लिबरलिस्ट है, हर बंदा अपनी अपनी अप्रोच यूज करेगा, हर बंदे की मर्जी है जिसके साथ कोऑपरेट करे, जिसके साथ ना कोऑपरेट करे। लेकिन ये नहीं था कि आप किसी के खिलाफ, जो भी कंट्री है आप किसी और के खिलाफ यूज कर सकते हैं। अब वो यूक्रेन तो था, बेसिकली रशिया के खिलाफ यूज होने वाला एक जगह थी कि यहाँ पे वो नेटो आएगी, नेटो बेसिकली तो है तो उसी की ना, अमेरिकन है। अब वो एक होगी भाई, यानी कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ तालिबान है, हमारे यहाँ दूसरे जो मजहबी ग्रुप्स जैसे बन जाते हैं, वैसे ही अमेरिका ने एक नेटो बनाई हुई है जिसको फंडिंग भी की जा रही है और उसको डिफरेंट कॉस्टिंग और डिफरेंट उनको प्लेसेस मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जहाँ से अभी मर्जी से अटैक कर सकते हैं। सही। तैयब, अगर आप ये क्वेश्चन पूछना चाहें। मेरे ख्याल से तो जाहिर वो जो हो रहा है उसका नतीजे के तौर पे अगर हम बात करें इस जंग के साथ, साहब ने बड़ा अच्छा बता दिया कि डेफिनेटली पाकिस्तान को इसमें कोई पॉजिटिव फायदे ही होंगे, क्योंकि यूक्रेन से हम डॉक्टर साहब ने बताया कि गंदम खरीदते हैं और पोटाश खरीदते हैं और रशिया के साथ भी हमारी तिजारत काफी मतलब
बिलियन डॉलर्स की है काफी सारी। तो मेरे ख्याल तो आफ्टर ये जंग के बाद के जो नताइज हैं वो मेरे लिए ज्यादा कंसर्निंग हैं कि क्या हो सकता है उसके बाद में। अब अटैक तो हो गया है या उसका क्या नतीजा, तो उसके बाद की सूरत हाल पे थोड़ा सा तशवीश है कि क्या हो सकता है। तो डॉक्टर साहब इस बारे में कुछ अगर आप बता दें कि। वेल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है एक किस्म का कि आप जानना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इसके क्या पर्सपेक्टिव होंगे। सही है, ऐसे क्या ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ, आप सबसे जितने भी आप गन करते हैं, तो उस टाइम हम कहाँ थे जब फलस्तीन पे अटैक हो रहा था? उस टाइम हम कहाँ थे जब सीरिया पे, लीबिया पे, शाम पे, और उनकी हम फ्यूचर की फिक्र नहीं कर रहे थे। और आज इन पे अटैक हुआ है एक छोटा सा, तो वो तो सारी जो कंट्रीज है वो तबाह हो गए ना। अभी ये तबाह तो नहीं हुआ ना, अभी तो सिर्फ एक तो 2-4 मिसाइल से छोड़े हैं और हम सोचने लगे कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। देखिए, वो एक ना बहुत ज्यादा एक मिनरल से भरी हुई स्टेट है यूक्रेन, तो वो उसको तबाह नहीं करेगा, ठीक है, वो सिर्फ बिल्डिंग को तबाह करेगा। आपने अभी तक कोई न्यूज नहीं सुनी होगी जिसमें वो कहे कि उसने जो लैंड है, जो जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, जराई जिसे एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, या उसने उसको अफेक्ट किया हो, या उसने उसके मिनरल्स को अफेक्ट किया हो। उसने सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स पे ही तोड़ फोड़ कर रहा है, जहाँ पे लोग रहते हैं या जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं, यानी कि एयरपोर्ट को उसने तबाह कर दिया ताकि लोग उड़ ना सके, यहाँ से जा ना सके। जैसे कि तालिबान अटैक कर रहे थे, मतलब अपने शहर में आ रहे थे और लोग ना एयरपोर्ट से जहाज में जा रहे थे, लेकिन वो जो उन्होंने एयरपोर्ट को तबाह नहीं किया था, लेकिन रशिया ने सबसे पहले एयरपोर्ट को तबाह किया ताकि लोग ट्रैवल ना कर सके। तो ये पॉजिटिव सीन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी कुर्बानियां हमने दी हैं, मुसलमानों ने दी है, थोड़ी सी कुर्बानी इनको भी देने दें, कोई बात नहीं। सही बात है। हाँ, इतना फ्यूचर जो था उस टाइम तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं उठी उस टाइम। फलस्तीन, लीबिया, सीरिया, शाम और उनके ऊपर यमन पे ऊपर आपने तबाह कर दिया। डॉक्टर साहब मुझे लगता है अपना तैयब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं नहीं कर सका, मैं पाकिस्तान की बात ही कर रहा था कि पाकिस्तान को किस तरह इफेक्ट होगा। मतलब जाहिर रशिया जो है वो मेरे ख्याल से कुछ यूरोप को कुछ 40 या 35% गैस सप्लाई करता है रशिया, और ऐसे ही कोई 20-25% जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोल जो है या इस तरह की जो चीजें हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं आप। मैं बात कर रहा था कि हम तो पहले ही रुले पड़े हैं, 150 पे पेट्रोल है, 160 पे, और हम मरे हुए हैं। तो अगर ये जंग के बाद या इस सूरत हाल में मजीद महंगाई की सूरत हाल होती है तो फिर क्या हो सकता है। मैं इस वजह से मैं यूक्रेन के लोगों पे कंसर्न नहीं था कि उन पे हमला हो गया, उनका क्या बनेगा। सानू तो मतलब अपनी पई है कि साडा तेल कितने चल जाएगा। और गंदम अगर हम इस दफा न कर सके तो फिर यूक्रेन से हम लेते थे, तो अब फिर हमारी गंदम कहाँ से आएगी। मेरा कंसर्न ये है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है ये भी कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब आपने पेट्रोल की प्रोडक्ट्स की बात की है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हाई जा रही हैं। अब उसकी तो वजह एक ये भी तो है ना कि आपने IMF से कर्जे जो लिए हैं, डॉलर वो जितना मर्जी अपना वो छाप ले, उनकी डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप जितना रुपया छापेंगे आपकी डिवैल्यूएशन होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है आपका। अच्छा, सेकेंडली एक और बात ये है कि इंडियन ओशन है ना, वो अभी तक ब्लॉक हुआ पड़ा है, ठीक है, वहां पे कोई ट्रेड नहीं हो रही है, यानी कि जो शिप्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर रहे, ये यूक्रेन की ही और रशिया की वार की वजह से। अगर ये वार बंद हो जाएगी ना तो फिर उनको एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एडवांटेज लेगा फ्यूचर में, जैसे कि इमरान खान ने जो विजिट किया है, क्योंकि ड्यूरिंग वार के टाइम कोई भी प्राइम मिनिस्टर विजिट नहीं करता, और इस बंदे ने विजिट कर लिया, बड़ी बात है। मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि चलो इससे विजिट कर लिया ड्यूरिंग वार के टाइम। हालांकि बड़े सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं कि उस टाइम आप अपने जहाज को लेकर उनके रशिया की तरफ में नहीं जा सकते, कोई पता नहीं यूक्रेन वाला कोई मिसाइल मार दे, कोई पता नहीं जो फौजी है वो भी मिसाइल मार सकते हैं, और बाद में पता नहीं चलता। कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट सर ये इमरान खान साहब के जाने की तो ये है ना, आपकी बात कट रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बात से जो 2-3 चीजें सामने आई हैं, वो पहले तो ये आई कि पहले ये यूक्रेन जो था ये USSR का हिस्सा था, सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और उसके बाद जब इसने गलती की, अफगानिस्तान पे चढ़ाई की, तो बैनुल अमेरिका की मदद से या जिस तरह भी, बहरहाल ये कुछ रियासतों में टूट गया, कुछ बिखर गया, और उन बिखरने वाली रियासतों में एक यूक्रेन भी थी। अब रशिया को और यूक्रेन की रशियन आबादी को ये क्रेज था कि हम किसी तरह अपने असल से मिल जाएं। जैसे पाकिस्तान में भी कुछ नाकबत अंदेश लोग ऐसे बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि जी ये एमी दीवारें खड़ी की हुई हैं, एमी बॉर्डर बना दिया है, इसको एक ही रहना चाहिए था।
تو ایسے لوگ ظاہری بات ہے یوکرین میں بھی ہوں گے, باقی جو الگ ہونے والی ریاستیں ہیں ان میں بھی ہوں گے, لیکن ان میں سیپریٹسٹ بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک تنازع تھا, 2 وجہ ہو گئی, ایک وجہ ہو گئی کہ روس جو ہے وہ یوکرین کو واپس لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنا پرانا حصہ مانتا ہے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ یوکرین جو ہے وہ زرعی طور پہ مالا مال ملک ہے, اور جو دولت ہوتی ہے اس پہ سب کی نظر ہوتی ہے, تو روس کی اس وجہ سے بھی اس پہ نظر ہے. اور آپ نے جیسے بتایا کہ روس جو ہے وہ صرف دہشت پھیلا رہا ہے, اس کو وہ مطلب انفراسٹرکچر تباہ نہیں کر رہا, وہ صرف دہشت پھیلا رہا ہے, وہ صرف اپنا روب و دبدبہ دکھانا چاہ رہا ہے, اور اس کو وہ ایک قانون نہیں بنا کے رکھے گا. تو بات آئی پاکستان پہ اس کے اثر کی, تو آپ کی باتوں سے یہ بھی اخذ ہم نے کیا کہ اس کا پاکستان پہ پازیٹیو امپیکٹ ہی پڑے گا. اور چونکہ ہمارے یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور یوکرین سے بھی ہم تجارت کر رہے ہیں, رشیا سے بھی ہم تجارت کر رہے ہیں, تو ایسا مطلب بے شک وار ہے دونوں کنٹریز میں, لیکن ایسا کوئی ہمیں وہ نہیں نظر آ رہا تھا, خطرہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اگر یوکرین میں جاتے ہیں یا رشیا میں جاتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی پاکستانی جہاز پہ اٹیک کرے گا. بہرحال ایک بولڈ موو تو ہے وزیر اعظم صاحب کا. دوسری جانب اگر ہمیں دیکھا جائے تو خطرہ بھی کم تھا کہ ایسا مطلب کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اور تیسری چیز یہ کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم دنیا کی نمبر 1 فوج کی حفاظت میں رہ رہے ہیں. ہماری ایجنسی جو ہے دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے, تو ظاہری بات ہے لامحالہ انہوں نے حفاظتی انتظامات پورے کیے ہوں گے. پاکستان پہ سر وقتی طور پہ کوئی امپیکٹ آنے والا ہے, وقتی طور پہ کہ یہ 2-4 مہینے کے لیے, جو 6 مہینے کے لیے جو امپیکٹ آئے گا, کیونکہ اب گندم آنے والی ہے. بالکل بالکل. اچھا, وہ سوال تو اچھا ہے کہ وقتی طور پہ صرف امپیکٹ ہوگا کہ یا لانگ ٹرم پہ ہوگا. اچھا سر, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری پالیسی پہ کہ فورن پالیسی کے اگر کوئی ایگریمنٹ یہ سائن کر لیتے ہیں بہت جلدی, اگر جس پہ آپ کی نا جو چین ہوتی ہے نا, آپ اس کے اندر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ جلد سے جلد کوئی ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ ایسے سائن کر لیتے ہیں جو ٹریڈ کے حوالے سے ہو, پولیٹکس کے حوالے سے ہو, یا کوئی بھی اپنی ہماری ملٹری الائنسز اگر ہو سکتے ہیں اس طرح کے حوالے سے ہوں, تو پھر ہم بہت زیادہ نا اس کو ورک کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے ہماری پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی, پاکستان کی نیشن کے لیے بھی. اور جیسا کہ ہم نے ابھی چائنا کے ساتھ بھی کچھ ایگریمنٹ کیے ہیں, سی پیک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سی پیک بن رہا ہے, سی پیک سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بہت سے علاقوں میں بھی ہو چکی ہے. اور اسی سی پیک کی وجہ سے ہمارے پاس 55 سے 57 بلین ڈالر ہمارے پاس آئے ہیں. اور ہم سر یہ سی پیک کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ سی پیک جو ہے وہ چائنا سے شروع ہو کے روس تک ہی پہنچ رہا ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل. یہ ہم اصل میں نا جو بیسیکلی ہمارا جو ٹور تھا نا یہ پرائم منسٹر کا, وہ روس کو انوائٹ کرنے کا تھا کہ آپ بھی سی پیک پہ ٹریڈ کریں ہمارے ساتھ. تو وہ اپنی جو دبئی کی جو ہماری جو ان کی جو جا رہی ہے سب کی جو ٹریڈ جا رہی ہے, وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ پہلا انیشیل ایک اسٹیپ تھا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم پرائم منسٹر بنے, وہ چاہتا ہے ہم پرائم منسٹر بنے. ہمارے ہاں ایسا کوئی پلان نہیں ہے, ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ایسا ایک پلان چل رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں. لیکن ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے. تو اگر یہ ٹریٹی یا کوئی ایگریمنٹ کو سائن کر لیتے ہیں پھر یہ لانگ ٹرم پہ افیکٹو ہوگا. اگر کوئی چیز سائن نہیں کرتے پھر ہمارے شارٹ ٹرم پہ دے گا. جب تک عمران خان صاحب بیٹھے ہیں آپ اس سے استفادہ لے سکتے ہیں, ادروائز آپ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں لے سکتے. جب تک عمران خان بیٹھے ہیں تو انجوائے کریں, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ہم لانگ ٹرم پہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. کیونکہ جب نئے وزیر اعظم, نئی پالیسیز آئیں گی, نئے پلانز ہوں گے, پھر وہ اللہ بہتر جانتا ہے سر کیسے ہوں گے. سر اگر ہم موجودہ سیناریو میں دیکھیں تو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ دونوں سے فائدہ بٹور رہا ہے, رشیا سے بھی بٹور رہا ہے اور امریکہ سے بھی بٹور رہا ہے, اور اس کو امریکہ اور رشیا دونوں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کو ایک تیسرا الائے بھی ملا ہوا ہے اسرائیل کے سے بھی وہ اچھی خاصی اسٹریٹجک جو ہے اور ملٹری جو ہے اپنی اسے ہیلپ لیتے ہیں, اس پہ خریداری کرتے ہیں. اس کو مطلب 3 پارٹنرز اویلیبل ہیں ان دی ٹائم آف کرائسس, جبکہ پاکستان اس سے پہلے صرف اور صرف امریکہ سے دیکھتا رہا ہے, اور سیکنڈلی وہ چائنا سے دیکھتا رہا. ڈکلیشن وہ امریکہ سے لیتا تھا اور ہیلپ وہ چائنا سے لیتا تھا. تو پچھلے 3 سال سے جب سے عمران خان صاحب کا ٹینیور ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹینڈنسی رشیا کی جانب بھی ہے. یعنی اب پاکستان جو ڈکٹیشن پہلے امریکہ سے لے رہا تھا, یا یہ تاثر ہے کہ پاکستان امریکہ سے ڈکٹیشن لیتا ہے اور چین سے دوستی کا ہاتھ, چین سے مدد لیتا ہے, اور وقت پڑنے پر سعودیہ اس کی مدد کو آ جاتا ہے. لیکن اب پاکستان اپنے مطلب لینڈ کے ذریعے جن سے کنیکٹڈ ہے وہ ایک پاور ان میں رشیا بھی ہے, اور پاکستان وہاں سے بھی اب جو ہے وہ دوستی کے ہاتھ کی امید رکھ رہا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان کا جو حالیہ دورہ رشیا کا تھا وہ اسی بات کا کمال ہے. میں جناب ڈاکٹر صاحب کا اب شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آئے, انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا
اگلی بات ہم جب ڈاکٹر صاحب سے کریں گے تو ہم اس بات پہ کریں گے کہ امریکہ کو پاکستان سے کیا خدشات ہیں، امریکہ پاکستان کے رشیا کے تعلقات کو کیسے دیکھتا ہے، اور امریکہ پاکستان کے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتا ہے رشیا کا ساتھ دینے پر یا رشیا کے خلاف کھڑا نہ ہونے پر، کیونکہ پاکستان امریکہ اور رشیا کے درمیان میں وہ چوہا ہے جو کسی بھی بیل کے پاؤں کے نیچے آ سکتا ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں کیا حکمت عملی اپنانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. خیر ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی ٹینڈنسی کیا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا، بظاہر نظر کیا آتا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے ہم اس پر. سو آپ لوگوں کے وقت کا شکریہ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.